औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीम हसन। मैं आज आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज। बेसिकली जो कैथोड रेज थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अहम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो मुफीद चीज़ है वो क्या है? साइंटिफिकली वर्क। साइंटिस्ट ने कौन सा काम किया था? किस साइंटिस्ट ने किया था? कौन सी प्रॉपर्टी दी थी और वो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल हुई थी किस चीज के लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा कौन सा सफर था और कैसे रहा कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन तक। ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स में हमें सबसे पहले चाहिए डिस्चार्ज ट्यूब। ये कुछ डिस्चार्ज ट्यूब का क्या स्ट्रक्चर है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये हमारे कैथोड रे कैसे डिस्कवर करके देता है। नेक्स्ट इज वैक्यूम पंप। हमें एक वैक्यूम पंप चाहिए। इस वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या होता है? ताकि हम हमारे प्रेशर को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। हमें कम करना हो तो हम कम कर सके, हमें ज्यादा करना हो तो हम ज्यादा कर सके। इस कंट्रोलिंग पर्पस के लिए हम क्या लगाएंगे? वैक्यूम पंप लगाएंगे। इसका वजह क्या होती है वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे वर्किंग के अंदर। नेक्स्ट चीज हमें चाहिए इलेक्ट्रोड। दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। उसके बाद एनोड और कैथोड तब काम करेंगे जब हमारे पास क्या होगा? कोई करंट का सोर्स होगा, यानी कि कोई बैटरी होगी जो हमें करंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट चीज फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल हम एनोड की बैक साइड पे लगाएंगे। फ्लोरेसेंट मटेरियल होता क्या है? ऐसा मटेरियल जो आपको पैदा करके देता है लाइट ग्लो। यही ग्लो हमारी इंडिकेशन करेगा कि कैथोड रे बन रही है या कैथोड रे नहीं बन रही। और लास्ट में इस सारे फंक्शन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? गैस। वो गैस हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इंसर्ट। ये हमारे सारे के सारे गैस ये क्या है? पार्टिकल्स है। तो चलिए अब वर्किंग पे डिस्कस करते हैं कि कैथोड रे के अंदर वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग पे आते हैं तो सबसे पहले जो हमारी ट्यूब है, इस ट्यूब का जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया गया वो प्रेशर कितना था? 1 atm, यानी कि हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो कि 1 atm भी हो सकता है या आप लिख सकते हो 760 mm ऑफ मर्करी। अब जब प्रेशर इतना ज्यादा था तो हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं करा था। जबकि हमारी जो बैटरी है, ये जो हमारे सोर्स था, ये तकरीबन 5,000 से लेकर 10,000 तक क्या अप्लाई कर रहा था? वोल्ट अप्लाई कर रहा था। इतनी हाई वोल्टेज के बावजूद भी यहाँ बिजली की कंडक्शन नहीं हो रही थी। वजह गैस के पार्टिकल्स इतने ज्यादा थे कि वो यहाँ से यहाँ फ्लो करने की परमिशन नहीं दे रहे थे, या अब ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा थी कि यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा था इन गैस व्हेन टेम्परेचर वाज सॉरी प्रेशर वाज 1 atm। अब नेक्स्ट चीज, प्रेशर को क्या कर दिया गया? कम, रिड्यूस कर दिया गया। अब इस प्रेशर को कितना किया गया? इस वैक्यूम पंप की वजह से प्रेशर को रिड्यूस किया गया, कम किया गया। कितने तक? तकरीबन 10 की पावर -4 atm तक, जिसे आप कह सकते हो 0.1 mm ऑफ मर्करी। जब इतना शदीद कम कर दिया गया तो आपके जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये क्या हो गए? बड़े रिड्यूस हो गए। अब जब इतने लेवल के ऊपर आपने सेम वोल्टेज अप्लाई की 5K टू 10K वोल्टेज सोर्स आपने प्रोवाइड किया, तो आपको क्या शो हुआ कि यहाँ जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है, इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर एक रेडिएशन आ रही थी और वही रेडिएशन इस एनोड से पास होते हुए यहाँ जब स्ट्राइक कर रहे थे तो इस स्ट्राइक से इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर क्या पैदा हो रही थी? चमक, ग्लो पैदा हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने इसी रे को क्या नाम दिया? कैथोड रे। वजह कैथोड रे देने के पीछे इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कैथोड से जनरेट हो रही थी और एनोड की बैक साइड के ऊपर क्या हो रही थी? स्ट्राइक करके ग्लो पैदा कर रहा था। अब चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए ये एनोड साइड पे ट्रेवल करती है और एनोड की बैक साइड पे किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करके क्या पैदा करती है? लाइट या ग्लो। अब ये जो लाइट पैदा हो रही है या ग्लो पैदा हो रहा है, ये भी बड़ा जरूरी है। ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपका जो ग्लास है या आपका जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो किस चीज का बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? हमारे फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर, कि आपने कौन सा फ्लोरेसेंट मटेरियल लिया है। मिसाल तौर पे अगर आप लेते हैं जिंक सल्फाइड, यहाँ आपने जो कोटिंग की हुई थी वो जिंक सल्फाइड की हुई थी, तब ये आपको ग्रीनिश कलर देगा, ग्रीन कलर की यहाँ लाइट पैदा हो जाएगी।
होगी वही कैथोड रे से, लेकिन उसका रंग क्या होगा, ग्रीन। लेकिन अगर आप जिंक सल्फाइड की बजाय कैल्शियम या एंड कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको यहाँ पे जो ग्लो महसूस हो रहा होगा, जो लाइट महसूस हो रही होगी, वो ग्रीनिश नहीं होगी, बल्कि वो चेंज हो जाएगी किस चीज के अंदर, ब्लूइश के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी गैस, कौन सा प्रेशर और कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो बड़ा ही इफेक्टिव है कैथोड रे की डिस्कशन के लिए। अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो उसका ग्लो भी क्या हो जाएगा, चेंज है। अगर आप प्रेशर कम ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से भी कैथोड रे की प्रोडक्शन लेस, ज्यादा, कम या होगी ही नहीं। जैसे कि 180 एम के ऊपर कोई कंडक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन 0.1 एम ऑफ मर्करी के ऊपर वो हमें कैथोड रे की डिटेक्शन के लिए ग्लो पैदा करके दे रहा था। अब डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट प्लस प्रॉपर्टीज पर। साइंटिस्ट की स्टडीज से हमें दो चीजों के बारे में क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे बायस बनी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, तो वो कैसे हुआ था वो हमें यहाँ से पता चलेगा। नंबर टू, हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि उस साइंटिस्ट ने कौन सी प्रॉपर्टी बयान की थी फॉर दी कैथोड रे। हर साइंटिस्ट ने कोई ना कोई मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी बयान की थी, तो कैथोड रे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डिफ्लेक्शन, ट्रेवलिंग वगैरह, तो हर साइंटिस्ट ने कोई ना कोई पॉइंट दिया था। तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विलियम क्रूक्स की। विलियम क्रूक्स ने लेट 19 सेंचुरी का मतलब ये है कि तकरीबन तकरीबन 1850 के बाद की बात होती है, आफ्टर इट। इसके बाद विलियम क्रूक्स ने क्या किया था, विलियम क्रूक्स बेसिकली दो काम करता है। पहली बात तो विलियम क्रूक्स ने ये जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब विलियम क्रूक्स ने ही क्या की थी, बनाई थी, और इसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। और यही साइंटिस्ट था पहला जिसने ऑब्जर्व किया था यही ग्लो, या आप कह सकते हैं कैथोड रे को। बट इसने कैथोड रे के बारे में कोई खास डिस्कशन नहीं दी, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में या इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं है। विलियम क्रूक्स ने सबसे पहले बस यही काम किया कि ये ट्यूब बनाई और इस ट्यूब के अंदर कंडक्शन की, और कंडक्शन से क्या पैदा हुआ, ग्लो। तो इसे एक नया फिनोमेना मिला। इसने इस कंसर्न को रेस के साथ नहीं, इसने इस कंसर्न को मैटर की फोर्थ स्टेट के साथ कंसर्न किया था, जिसे फिर हम नाम देते हैं प्लाज्मा। तो बेसिकली इसका काम प्लाज्मा की तरफ चला गया था, तो ये डाइवर्ट हो गया दूसरी फील्ड के अंदर। बट जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी रे से, इसी ग्लो से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्या किया था, सफर खत्म किया था। अब कैसे, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेटरूफ। 1850 के बाद विलियम क्रूक्स ने अपना काम किया। फिर 1869 में हेटरूफ ने क्या कहा, ये जो आपकी कैथोड रे है, ये कैथोड रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये है कि अगर कैथोड रे सामने से आ रही है और मैं उसके फ्रंट में ठहरा हूं, तो वो मेरा क्या पैदा करेगी, शेडो पैदा करेगी, क्योंकि लाइट की खूबी ही होती है कि वो क्या बना सकती है, शेडो। तो ये इसकी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज जहां से मिल गई, पहली कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और दूसरी शेडो पैदा करती है। इन दोनों से एक चीज वाजे हो गई कि जो कैथोड रे है वो असल में रेज है, या क्या है, लाइट नेचर रखती है। नेक्स्ट बार है क्रूक्स की। क्रूक्स ने 1870 के अंदर न्यू डिस्कशन दी। इसने कहा कि अगर आप कोई एक पैडल इसके फ्रंट में रख देते हो और यहाँ से कैथोड रे आप इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हो, तो ये इस पैडल को क्या करा देगा, मूव करवा देगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी रोटेटिंग पैडल यहाँ पे रखते हैं, तो रोटेटिंग पैडल की क्या हो सकती है, मोशन हो सकती है। अब यहाँ एक नई चीज का कॉन्सेप्ट मिला कि रोटेटिंग पैडल सिर्फ वही या कोई भी चीज किसी चीज को तब रोटेट करवा सकती है जब उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, पार्टिकल नेचर, ना के रेडिएशन नेचर। तो यहाँ से क्या हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग कि हमारी जो कैथोड रे है वो पार्टिकल नेचर है या क्या है, हमारे पास लाइट नेचर है या रेडिएशन नेचर है। जब क्रूक्स के बाद अब क्या आया था, 1870 के बाद नया टाइम कब था, 74 में जी जे स्टोनी। जी जे स्टोनी साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबसे पहले यही शख्स था जिसने नेम दिया था इलेक्ट्रॉन को एज ए इलेक्ट्रॉन। इससे पहले
किसी शख्स ने भी इलेक्ट्रॉन का लफ्ज या इलेक्ट्रॉन का वर्ड नहीं उठाया था। अब सवाल ये है कि जब वो कैथोड रे का नाम नहीं लिया गया तो कैथोड रे से पहले इस शख्स ने इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया? उसकी वजह क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट था। जब क्रुक्स ने पैडल को मूव करवाया तो उसने क्या कहा कि ये क्या नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर रखता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर जी जी स्टोरी ने 1874 के अंदर कह दिया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हालांकि उस टाइम इसे क्या माना जा रहा था, रेज, लेकिन इसके पास सिर्फ इसी प्रूफ की बुनियाद के ऊपर इसने क्या नाम दे दिया, इट कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ईगन गोल्डस्टीन 1886 में इसने क्या किया, ये वो शख्स था जिसने असल में जो ये रेस थे, इसने इन रेस को क्या नाम दिया, कैथोड रे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का नाम पहले पेश किया गया था जबकि कैथोड रे बाद में आया था। तो लेकिन चूंकि ये रेडिएशन वेव के प्रूफ ज्यादा थे तो लोग इन्हें पहले क्या करने लगे थे, रेज ही करने लगे थे। बट बाद में यही रेज प्रूव हुई थी एज अ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, तो वो इलेक्ट्रॉन ही आजकल कहलाया जाता है। बट कैसे और क्यों हुआ था? नेक्स्ट साइंटिस्ट जी पेरनी ने 1895 में क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने हमारी जो कैथोड रे आ रही थी, इसने इस कैथोड रे को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाला तो हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो बजाय स्ट्रेट जाने के ये क्या हो गई, थोड़ी सी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इस डिफ्लेक्शन की बेस के ऊपर इसने कहा कि हमारी जो ये रेडिएशन है, हमारी जो कैथोड रे है, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए ही ये हमारे एनोड की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट, इसी चीज को बाद में 1897 में जे थॉमसन ने भी किया था। जे थॉमसन वो शख्स था जिसने इसी कैथोड रे को मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल में, और साथ ही साथ इसी ने जेपर्नी का एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया था, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर शो किया था। और उसने किसी चेक किया कि ये क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। तो इसी डिफ्लेक्शन की बुनियाद के ऊपर ये अप एंड डाउन जा रहे थे, इसी की बुनियाद के ऊपर इसने क्या दिया, ई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो। तो इसी इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो देने के बाद ये प्रूव हो गया कि वाकई जो हमारी रेज है वो रेज नहीं है, वो असल में क्या है, एक पार्टिकल है। और फिर इसी पार्टिकल का चूंकि 1874 के अंदर ऑलरेडी नेम दिया जा चुका था, इसी वजह से इस पार्टिकल का नाम क्या फेमस हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये वो हिस्ट्री है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका पार्टिकल डिस्कवर्ड हुआ, किस चीज से, एक रेडिएशन से। अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमारी कैथोड रे में आती हैं, जैसे कि हीटअप। जब भी आप इसे किसी भी मेटल के ऊपर जोर से फायर करते हैं तो ये उस मेटल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। इसके अलावा जो एक्सरे हैं, ये एक्सरे भी आपकी कैथोड रे क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। अदर देन दिस, कोई भी गैस, चाहे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, एक्सेट्रा कुछ भी है, अगर वो कैथोड रे के कांटेक्ट में आती है तो इतनी जोर से उसके ऊपर स्ट्राइक करता है कि उसे क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। बेसिकली कैथोड रे हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को जोर से पुश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आयोनाइज भी कर सकता है गैसेस को। अब आराम नहीं आता है। और लास्ट में हमें ये चीज मिल गई कि हमारी जो रेडिएशन है कैथोड रे, वो विजिबल नहीं है। अगर कैथोड रे की बात करें क्योंकि रेडिएशन हमें शो नहीं हो रही, लेकिन उसकी जो मौजूदगी है वो हम किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल की मदद से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल दिस, तो इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारी कैथोड रे कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन के बेस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, हमने कहा कि हमारी जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, हमारे इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, और इसमें हमारी क्या मौजूद है, गैस मौजूद है, जिसका प्रेशर हमने 10⁻⁻⁴ क्या किया हुआ है, एटीएम रखा हुआ है। अब मैं जो यहाँ पे गैस कंसिडर कर रहा हूँ वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। अब अगर मैं यहाँ सपोज कर लूँ कि एक हाइड्रोजन का पार्टिकल है जिसका सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, और जिसका इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। अब जब मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ 10,000 का,
इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज से इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि ये जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है पॉजिटिव, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नोड की तरफ। सेम टू सेम इस पेन की तरह, अगर ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, जब इतनी हाई वोल्टेज होगी तो ये कोशिश करेगा कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और ये कोशिश करेगा कि इसकी तरफ। तो इन दोनों का वजूद डिफरेंट हो जाएगा, मीन्स ये साइड पे और ये साइड पे। सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, और इसी आयोनाइजेशन की बेस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन भाग के किसकी तरफ आएगा? एनोड की। और एनोड की बैक साइड पे जो फ्लोरेसेंट मटेरियल पड़ा होगा, ये जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ क्या पैदा करेगा? ग्लो पैदा करेगा। तो बेसिकली आप कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।